नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राज्यसभा का रण, राज्यसभा के चुनाव को लेकर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। देश की 56 सीटों पर राज्यसभा के प्रत्याशी चुने जाएंगे, राज्यसभा में जाने वाले सांसद चुने जाएंगे। राजस्थान की 3 सीटों पर भी चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस की नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से नामांकन दाखिल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता सोनिया गांधी के साथ विधानसभा पहुंचे, नामांकन दाखिल कराया गया है। तो वहीं साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्यसभा के रण में बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से विकास सोमानी जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। साथ ही साथ कांग्रेस से नितिन सारस्वत जी, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल करूंगा नितिन जी से। नितिन जी, बीजेपी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं, दोनों राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। और कांग्रेस पहले मनमोहन सिंह जी यहां से राज्यसभा भेजे गए और अब सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। क्या कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को राजस्थान के रास्ते राज्यसभा भेजा जाना एक सेफर साइड माना जा रहा है? और अदर स्टेट्स में क्या इस बात की गुंजाइश या वहां पर किसी तरह की कोई जगह नहीं मिल पा रही है? राजस्थान के जरिए ही उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। स्थानीय जो नेता हैं उनके भी मन में रहता है कि यहां से भी कोई चुन करके राज्यसभा जाए। तो सोनिया गांधी का जो नामांकन है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा में जो योग्यता है कि ये योग्यता की जो योग्यता होनी चाहिए और संसद ने जो विधि बना के, चाहे उम्र की हो चाहे अन्य योग्यताएं, जो संसद ने विधि बना के हम संविधान में जो दिया है, क्या उन योग्यताओं के हिसाब से कोई आदमी नहीं जा रहा है? क्या गैर संवैधानिक रूप से जा रहा है? पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कही कि हम बाहरी लोगों को जो भेजने की आप बात कर रहे हैं, तो जेपी नड्डा जी कहाँ से जा रहे हैं? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज ही गुजरात पहुंचे हैं। तो इस तरीके के तर्क देके मुझे नहीं लगता कि ये सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो भी कैंडिडेट हो वो आपके राज्य के बारे में कितनी चिंता करता हो, और राज्यसभा का एक विशेष महत्व है क्यों वो संसद में आपके जो स्टेट के इश्यूज हैं उनको कितने मजबूत तरीके से वहां उठाता हो राज्यसभा के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लगातार एक मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चाहे रिफाइनरी की बात हो, चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो अकाल राहत के तमाम कार्य हों, उस समय राजस्थान की जो पैरवी करने की बात हो, तो तमाम जो चीजें हैं आपने देखा है कि लगातार सोनिया गांधी जी ने राजस्थान के प्रति अपना विशेष प्रेम दिखाया है। अभी आपको पता होगा कि उनके स्वस्थ नहीं थी, लेकिन फिर भी राजस्थान में अभी वो 3 से 4 दिन, जब चुनाव से जस्ट पहले वो आके रही, तो लगातार उनका जो राजस्थान के प्रति जो स्नेह है, और राजस्थान के प्रति स्नेह के अलावा जो राजस्थान के मुद्दे हैं उनके लिए उन्होंने जो अपनी हमेशा आवाज बुलंद की है, और राजस्थान को हमेशा उन्होंने जो विकास के लिए अपना जो सहयोग दिया है, तो मुझे लगता है कि वो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि वो यहां से जा रही हो, राजस्थान की आवाज सशक्त करेंगे। ऐसी नेता जो नॉर्थ से भी जीतती है, एक साथ साउथ से भी जीतती है, जो अपने पॉलिटिकल कैरियर में कभी हारी ही नहीं, लोकसभा के इलेक्शन लगातार हारी नहीं, और उन्होंने बताया कि अब मेरी तबीयत है इस कारण मैं क्या नाम से लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही है। अगर वो राजस्थान को अगर चुनती है, क्योंकि उनको हर जगह मैंने क्रेज देखा है, आपने भी देखा है कि हर जगह हर स्टेट से उनकी मांग थी कि आप यहां से आइए, और उसके बाद में अगर उन्होंने राजस्थान को चुना है, इस धरा को चुना है, तो मैं कहता हूं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, उन्होंने इस धरा को चुना है, और वो राजस्थान की बात को यहां से, इसके हक को वहां राज्यसभा के अंदर बुलंद करेंगी। और आज हर तरफ सोनिया जी ने जब यहां नामांकन भरा है तो हर जगह उस बात की चर्चा है, हर जगह उस बात की क्या नाम से हर जगह बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों का सौभाग्य है, और इससे पार्टी को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है, हम विधानसभा के इलेक्शन के अंदर जरूर हारे, लेकिन हमने अच्छा प्रदर्शन किया था। वो जब यहाँ आई थी उसके बाद में हमने पेस पकड़ा था, यहाँ 3-4 दिन जब वो रही, और अब जब राज्यसभा में पहले वो आई है, तो हमें लगता है कि क्या नाम से लोकसभा इलेक्शन में हम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। मनमोहन सिंह की सीट यहाँ पे खाली हो रही है, तो क्या माना जाए मनमोहन सिंह का रिटायरमेंट यहाँ पर कर दिया गया? देखिए, मनमोहन सिंह जी ने खुद ने ही बोला था, वो हमारे पार्टी के ही नहीं, इस देश की बहुत बड़ी असेट है। जिस तरीके से उनके काम है, उनके कामों की चर्चा आज भी पूरे विश्व के अंदर उनके कामों की चर्चा होती है। उन्होंने खुद स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए खुद को अब एक्टिव जो राजनीति है उससे दूर रखने का फैसला किया, तो उनके फैसले का पार्टी ने स्वागत किया स्वास्थ्य कारणों से। और अब अगर उनकी इच्छा नहीं थी तो फिर अब वो क्या नाम से मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध है, और वो मार्गदर्शन देश का करते रहेंगे। बिल्कुल।
मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं विकास सोमानी जी। विकास जी, जिस प्रकार से सोनिया गांधी का नामांकन यहां पर करवाया गया है, मनमोहन सिंह जी की सीट यहां पर खाली हो रही है और उस सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी के तौर पर सोनिया गांधी को प्रोजेक्ट कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कांग्रेस जिस बात को लेकर कह रही है कि कांग्रेस ये कहना चाहती है कि सोनिया गांधी जी यहाँ से अगर राज्यसभा सदस्य नामांकित होती चुनी जाती है तो राजस्थान के जो भी मुद्दे हैं उनको विशेष रूप से राज्यसभा में उठाएगी और राजस्थान का विशेष रूप से हित रखेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ से राज्यसभा सदस्य थे तब उन्होंने कौन से ऐसे मुद्दे उठाए थे और कौन से, जबकि वो लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, आप देखें उनका एक लंबा टेन्योर रहा है, उसके बावजूद मुद्दे नहीं उठ सके। तो आम जनता के हित की बात तो कहीं नजर नहीं आती है। इसमें जनता के हित के बजाय खुद का हित है, क्योंकि 10 जनपद का जो बंगला है वो बंगला अब लगातार कैसे बरकरार रखा जा सके, उसके लिए यहाँ से सुनिश्चित सीट रूप में राज्यसभा सदस्य वो चुनना चाहती है। माननीय सोनिया गांधी जी को इस बात का भी महसूस होने लगा है कि आज जो परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य देश में और जनता हित में किए हैं वो सबके सामने बोल रहे हैं और उससे महसूस हो रहा है कि जो बड़े मुद्दे थे, जो भारत सरकार के, जो भारत के जो बड़े मुद्दे थे और विभिन्न अंचलों के मुद्दे थे, उन मुद्दों को किस तरह से उन्होंने लगातार जनहित में कार्य करते हुए और उनको निस्तारण करते गए हैं। तो उससे लगने लगा है कि अब 400 सीट पार वाला जो मैंडेट है वो मैंडेट जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है केंद्र में। तो ऐसी स्थिति में कि कहीं वो चुनाव लड़े और वहां से हार न जाए, तो इसको सुरक्षित करने के लिए वो राज्यसभा सदस्य राजस्थान से जीतकर अपना बंगला सुरक्षित करना चाहते हैं। पहला। दूसरा विषय ये है कि जब राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़े, आप देखें तिवाड़ी जी कि सबसे पहले राजीव गांधी जी की अमेठी जो जगह थी, अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। जब राहुल गांधी को यह महसूस होने लगा कि मैं यहां से हार सकता हूं तो वो वायनाड गए। जब भी इनको स्थिति ऐसी लगने लगी कि यूपी उत्तर प्रदेश वो जगह है जो धार्मिक नगरी है, राम की नगरी है और जहां मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी से कहा जाएगा, पूरे भारत में हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो इनकी परंपरागत सीटें रही जहां से लगातार जीतते गए, उन सीटों को इनको छोड़ना पड़ रहा है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जनहित में इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं। और इनको कभी तमिल मां से सोनिया गांधी जी भी लड़ी थी, तो बेलारी से वो लड़ी थी, वो 2 जगह से लड़ी कि उनको लगा कहीं हार ना जाए। आज की स्थिति बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, उससे आम जन को यह महसूस होने लगा है कि विकास की गति की ओर देश बढ़ रहा है। और इसी गति को बढ़ाने के लिए जनमत के रूप में आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट देके भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीटें से विजय करने के लिए एक मानस बना चुकी है। उस मानस को देखते हुए सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि मोदी की जो लहर है उसको देखते हुए कांग्रेस के दिग्गज अपनी सीटें नहीं सेफ मान रहे हैं और राज्यसभा एक सेफर सीट से जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? राजनीतिक कुतर्क है तो मैंने तो नहीं बताया, मैंने तो बताया कि उनका करियर किस तरीके से रहा। लेकिन जेपी नड्डा जी के लिए इन्होंने जरूर स्वीकार कर लिया कि जेपी नड्डा जी पहले अपना प्रदेश हारते हैं और उसके बाद में उनको कहीं भी कोई बंगला बचाने के लिए जगह नहीं बचती, तो मोदी जी उनको, जेपी नड्डा जी को गुजरात भेजते हैं कि ताकि उनका बंगला बचा रहे, क्योंकि अपना स्टेट तक भी वो अपनी प्रेसिडेंटशिप में हार चुके हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी का जो जिक्र किया, मैं बिल्कुल आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी का टाइम था तो चाहे जितनी भी चीजें, चाहे अकाल के लिए हो, चाहे विशेष पैकेज की बात हो, चाहे जयपुर मेट्रो के प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे पचपदरा रिफाइनरी की बात हो, चाहे तमाम जितने, चाहे हमने उधर रतलाम जो रेलवे लाइन थी जो स्वीकृत कर दी थी आपने बंद करने का काम किया हो, चाहे हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इसको शुरू करने का काम किया हो, मैं ये कह रहा हूं ये उसी पचपदरा रिफाइनरी को इन्होंने ऐसा काम किया है जो पचपदरा रिफाइनरी को दोबारा वो किया। आज 62 करोड़ किसान, आज इन्होंने इतना विकास किया है, आज इन्होंने किया। आपने देखिए, मैं कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं लेती, देखिए इनका यही विकास है, इनका खुद का नाम भी विकास है, इसलिए ये केवल इसी विकास की बात करते हैं। आज 62 करोड़ किसान आज सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर गोले चलाए जा रहे हैं, कीले बिछाई जा रही है, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं और उन लोगों को आगे नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में कितना, और ये जो 62 करोड़ जो किसानों के लिए विकास करे ना, इसी विकास का जो है जो हम नहीं, ये मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको हो सकता है 62 करोड़ किसान मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा, ये जो विकास की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए आज राजस्थान से देखिए कांग्रेस में आप अनलिमिटेड बोले जा रहे हैं, कांग्रेस को नकार दिया, जनता समझ चुकी इस बात को। तरीके से डिबेट में कोई मतलब नहीं है, मुद्दे से भटकने की बजाय आज राज्यसभा सदस्य बोलिए, क्या राजस्थान का किसान
एमएसपी की मांग के लिए जो मोदी जी ने खुद ने गारंटी दी थी, उसके लिए संघर्ष उसके लिए आप देखें आय दुगनी करने की ईआरसीपी योजना को तुरंत लागू किया, जिससे सिंचाई का वो बढ़े और आय दुगनी हो सके। आज जल की जो व्यवस्था है 3 साल से चल रही व्यवस्था, आपको पता है। अरे आप किन मुद्दों को ले रहे हैं? ये रटी रटाई रामायण नहीं बोले आप। एक एक करके ये सुनो, ये काम कांग्रेस का था, ये कांग्रेस का काम था, लटकाना अटकाना भटकाना। आज इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है ये जनता देख रही है। ये 25 सांसद, मैं कह रहा हूं इन 25 सांसदों की 10 उपलब्धियां राजस्थान के लिए अरे आपका एक सांसद आप लगे बताइए, आप लोकसभा में चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, आप एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। ये सांसद जो कार्य कर रहे हैं, ये विकास आपने अपना शुरू किया है। नितिन जी, मैं रोकना चाहूंगा, मुद्दे से भटक जाएंगे। राज्यसभा के रण की बातचीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया और अगले ही दिन उन्हें बीजेपी ने प्रोजेक्ट कर दिया, उन्हें प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस छोड़ करके कई नेता, कई दिग्गज नेता जो कांग्रेस की आन बान शान हुआ करते थे उन राज्यों में, वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक लोकतंत्र है, उसके अंदर लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति की ये स्वतंत्रता है कि वो किस दल से ज्वाइन करे, किस दल के साथ काम करना पसंद करे और कब काम करना पसंद करे। लेकिन इससे एक चीज बिल्कुल साफ बीजेपी की कलई खुलती है। आप यहाँ पे जैसे गिरिराज मलिंगा जी थे, हमने उनको टिकट नहीं दी, लगातार ये दलित अत्याचार की बात करते थे। वैसे भी लोग हैं जिन्हें इन्हें शामिल किया गया। ज्योति खंडेलवाल जी थी, जिन पे ये भ्रष्टाचारों की बात किया करते थे, उनको गोद में लेके घूम रहे थे। सेम वही महाराष्ट्र में अजीत पवार जी की बात थी, वही अजीत पवार जी की बात थी, वही अजीत पवार जी की बात थी। अजीत पवार जी पे 70,000 करोड़ उसी महाराष्ट्र में अजीत पवार उनके खिलाफ आरोप साबित होगा तो गिरफ्तार भी हुए, जिनके खिलाफ आरोप साबित हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पार्टी में अपना संवेदन अधिकार पार्टी में जा सकते हैं। आपके कांग्रेस के नेताओं की देखिए, आपका इतिहास मत भूलिए, आपके किस नेताओं ने क्या क्या किया, आपके कितने बड़े घोटाले हुए, आपका पेपर लीक घोटाला देखो, आपका खनन घोटाला देखो, आप क्या बौखलाहट कर रहे हो, आप हार चुके। नहीं बोला, जो विकास जी की बौखलाहट दिखाती है कि इनके बौखलाहट कांग्रेस की है, कांग्रेस की। बिल्कुल खोल रहा हूं इनके विकासों के, इनके भ्रष्टाचारों के। जी, एक सीट पर सोनिया गांधी जी को आपने प्रोजेक्ट कर दिया है, 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। क्या कांग्रेस एक ही सीट पर चुनाव लड़ेगी या फिर एक और सीट पर दांव खेलेगी? नहीं, देखिए, इस जब अभी चुनाव हो रहा है उसके लिए 51 सीट या 55 सीटों का कोई बहुमत चाहिए और उतनी ही सीटें हैं। अगर दूसरी सीट करते हैं तो जिस तरीके की आपने पिछली बार देखा, इन्होंने एक निर्दलीय अपने समर्थन में एक उतारा था इन्होंने। हालांकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी, खरीद फरोख्त की भी तमाम हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशें हुई। मेरे को नहीं लगता कि राजस्थान का इस तरीके का नेचर है। राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है वो हमेशा साफ और स्वच्छ राजनीति के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है और उसने पूरे देश के अंदर ये साफ और स्वच्छ राजनीति के लिए, और आपने देखा कि तमाम पिछले हमारे कार्यकाल में भी जिस तरीके से सरकारों को गिराने की कोशिश हुई, लेकिन राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से सरकार का साथ दिया और 5 साल पूरे देश में ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार बीजेपी गिरा नहीं पाई और वो जनता के साथ रहा। तो मुझे लगता है कि अब ये सबक सीख गए होंगे उन सब चीजों से, पिछले राज्यसभा के चुनाव से और तमाम बीच की कोशिशों से। मुझे नहीं लगता कि अब और कोई कैंडिडेट जो इथिकली अगर रॉन्ग रहेगा, अगर किसी को उतारा जाए, क्योंकि बहुमत बिल्कुल स्पष्ट है। केवल 3 लोग जा सकते हैं, भाजपा के 2 लोग और एक हमारा जो आज नॉमिनेशन हो चुका है, भाजपा ने भी अपना 2 उतार चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई अस्वस्थ राजनीति वाली कोई बात अब यहां पे होगी। बिल्कुल स्पष्ट ही हो चुका है कि 3 लोग जाने वाले हैं और 3 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है। बिल्कुल। विकास जी, क्या माना जाए, क्या ये जो मुकाबला है इसमें वोटिंग नहीं होगी और क्या बीजेपी तीसरा कैंडिडेट नहीं उतारेगी? जो समीकरण है यहाँ 115 जो है वो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की और 17 विधायक हैं कांग्रेस के, बाकी निर्दलीय हैं। तो 58 वोट चाहिए एक कैंडिडेट राज्यसभा के चुनने के लिए। तो उस प्रकार से 2 बीजेपी की और कांग्रेस की संभावना पूरी है कि इस तरह से बनेंगे। तो इसमें किसी प्रकार ट्रेडिंग जैसी कोई बात है नहीं। नितिन जी ने इस बात को कहा, तो एक स्वस्थ परंपरा है और स्वस्थ परंपरा के अकॉर्डिंग राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी इसी में बिलीव करते हैं। और जो अभी आप देखो 8 फरवरी से ही प्रक्रिया शुरू हुई थी, 20 तक इसका नामांकन वापस लेने का जो भी एक प्रक्रिया के तहत है, और 27 को इसका चुनाव हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। और इस दूसरी बात ये भी है कि जब भी राज्यसभा सदस्यों को चुनाव होते हैं तो वहाँ कोई इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बात कही नहीं। नितिन जी को मैं कहना चाहूँगा, हमारे कांग्रेस के साथी को, कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसी स्थितियाँ या पैरामाउंट जैसी स्थितियाँ नहीं है। जो विधायक जनता ने चुने हैं वो जनता के प्रति समर्पित हैं और जनता के लिए मैदान में है। उनको किसी होटल में या बाड़ेबंदी में ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी नहीं को बंद करना पड़े या उनको बाड़े में रखना पड़े या जिसको अपने आप को बचाया जा सके। जब स्वतंत्र लोकतंत्र में जो वोट दिए हैं तो वोट के आधार पर जीते हैं। तो ये जाते समझते हैं कि इसी प्रकार से ये रहेगा और जो चुने जाएंगे, क्योंकि आप देखें कि इनका कार्यकाल 3 अप्रैल
तक का है जो ऑलरेडी हैं, उसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब है, मनमोहन सिंह जी और भूपेंद्र यादव साहब। तो ये 3 जो सीट है वहाँ से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ रही है यहाँ से। बाकी जो स्थितियाँ हैं राज्यसभा की, बाकी 2 बीजेपी की हैं, तो कैंडिडेट आने ही है। और रही बात लोकसभा चुनाव की, आने वाले समय में जो चुनाव है तो नेचुरल है कि सब जगह से जो गतिविधियाँ चल रही है, जो जनमानस की जो बात है वो तो सामने आ ही रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विकास की गंगा के रूप में काम कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और जनहित के क्यों जो कार्य कर रहे हैं। एक आरोप लगाना, एक प्रत्यारोप लगाना, किसी बात को कहना और एक उसको जनता आत्मसात कैसे करती है। जनता हर बात को देखती है, परखती है और फिर वोट देती है। तो वोट देने के बाद इस बात को महसूस होता है कि जनता जो अपेक्षा सरकार से रखती है कि लोक सेवक और जनता के जो जनप्रतिनिधि वो क्या काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 15 से अधिक स्टेटों में अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं और भारत सरकार का लगातार टेन्यूर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास जमा है और विश्वास भरोसा है, क्योंकि वो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि भरोसे की गाड़ी जहां जहां भी पहुंची है वहां भरोसा बढ़ा ही है, चाहे भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से। और जो माननीय सोनिया गांधी जी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का लंबा टेन्यूर रहा है, इतने लंबे टेन्यूर से वो जो है लगातार लोकसभा में सांसद रहती आई और राज्यसभा चुना है, तो नेचुरल कहीं ना कहीं इस बात की विसंगति उनको महसूस होने लगी है कि जो कांग्रेस पहले बहुत एक समय था, आज उस कांग्रेस के जो धीरे धीरे रसातल की ओर जाती जा रहे हैं। तो राज्यसभा एक नितिन जी क्या कहेंगे, जो विकास जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता मैदान छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी ने भी सैफर जोन चुना है राज्यसभा जाने के लिए, लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगी और ये कह रहे हैं कि मोदी की लहर है और इसके आगे 2-2 सीटों पर इनको चुनाव लड़ना पड़ा था, अलग अलग राज्यों की सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो क्या कहेंगे, रायबरेली की जो सीट है वो अब क्या सोनिया गांधी के लिए महफूज नहीं थी? देखिए आशीष जी, मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि एक तो होता है कि राजनीति के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी मर्यादाएं भी हमेशा रखी रहनी चाहिए। जिसने हमेशा लगातार 1999 से यहाँ आके लगातार जिसने हमेशा जीत दर्ज की, जो हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स में रही, जिन्होंने सारी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ के संभाला हो, जिन्होंने राजस्थान के लिए भी हमेशा अपना स्नेह यहाँ रखा हो, और उसके बाद में अगर वो तबीयत के कारणों से, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उन्होंने पब्लिक प्रेजेंस अपनी बहुत कम कर दी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, हम लोगों के बीच में है और हम लोग इसको देखते हुए भी और जानते हुए भी अगर इस तरीके के राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप में इस स्तर पे अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता। मैंने बोला, मैं तो जेपी नड्डा जी के बारे में चर्चा भी, सुनिए, मैं तो जेपी नड्डा जी के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये पार्टी का अपना आंतरिक मामला होता है। वो किसी को भी दोनों सदन में से कहां आवाज उठाने के लिए जनता के लिए, क्योंकि ये भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनती है, जनता इसमें भी नीतियों की और पार्टी की मोहर होती है। मैं ये कह रहा हूं, आज अश्विनी वैष्णव जी राजस्थान के हैं, वो राजस्थान से भी चुने जाते हैं तो हमें उतना ही गर्व था। आज वो अगर उड़ीसा गए तो भी हमने लोगों ने उसमें किसी भी तरीके का कोई कमेंट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में एक पर्टिकुलर मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। जिसने अपना इतना लंबा करियर बिना दाग बेदाग जिस तरीके से जिन्होंने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और राजस्थान के लिए भी एक अपना स्नेह रखा हो, अगर पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी से और उनके अगर स्वास्थ्य कारणों से अगर उन्हें राज्यसभा भेजना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि उस पर इस तरीके की, और गांधी परिवार ने भी ये नहीं कहा कि वो रायबरेली की सीट छोड़ रहे हैं, हो सकता है प्रियंका गांधी जी वहां से लड़े। तो इस तरीके की बातें करके केवल चंद मूवमेंट के लिए अपनी बातों को, अपने तर्कों को बड़ा रखना मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके से सही चीज है। नहीं, मैं ये उनके व्यक्तिगत आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की जो स्थिति है, क्योंकि जहां जहां भी स्थितियां हो रही है कांग्रेस से लोग दूर आज किसान है, आज किसान है, मैं कह रहा हूं किसानों की हालत पे आप बताइए ना, ये स्थिति तो किसानों की, बीजेपी के लिए आज एक भाजपा का आज एक भाजपा का सांसद 400 स्वामी जी भाजपा के लिए क्या कह रहे हैं, भाजपा की नीतियों के लिए क्या कह रहे हैं, आज किसान क्या कह रहा है, आज युवा क्या कह रहा है, आप इस तरीके की बातें पड़ेगा, आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे। आप क्या नितिन जी, आपको कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा कि 44 सीटों पे आने का कारण क्या है। कांग्रेस की स्थिति जो है, ये एक दल हुआ करता था, राष्ट्रीय दल बहुत बड़ा हुआ, दलदल हो गया है कि लोग इस दलदल में से बाहर निकलना चाह रहे हैं कि छोड़ के बगैर छोड़ के बगैर छोड़ के बगैर। आप इस दलदल से कमल के फूल निकाल करके कमल में शामिल कर लिए कांग्रेस के। देखिए, जो विचारधारा है, जो देश हित में और राष्ट्र हित में विचारधारा है, तो आम जनता की ये मानस होता है कि उस पार्टी से जुड़ा जाए जिसका विजन हो, जो राष्ट्र हित की बात सोचे, जो देश हित की बात सोचे। मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान जिनको महाराष्ट्र में राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो ये क्या कांग्रेस को तोड़ने की जो नीति बना करके मोदी सरकार चल रही थी और उसी का ये परिणाम है? तिवाड़ी जी, विधानसभा चुनाव जब हुए थे राजस्थान में, आपने देखा होगा भी हाल ही में,
तो आप देखें कितने 40 से अधिक लीडर कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी जो नामी लीडर्स हैं, बाकी तो मैं कह नहीं सकता, कार्यकर्ताओं की तो संख्या काफी है, कई ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड थे, कई जो विचारधारा में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जुड़ा है और बढ़ा है। उनको लगा है कि राष्ट्र हित में कार्य करने वाली पार्टी है और निरंतर देश हित के प्रति सोच रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जो राजस्थान की जो वस्तु स्थिति है, जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, तो ये जहां जहां भी ऐसा महसूस हो रहा है और जो लोग समझ रहे हैं, जो राजनीति में लंबे समय से रुके हुए, आप देखिए तिवाड़ी जी, बात और कहना चाहूंगा, जो राजनीति में लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको ये एहसास होने लगा। आप देखिए कांग्रेस के कैसे कैसे कद्दावर नेता जो इनके साथ रहने वाले उठ उठ के करीब करीब जो चल गए, उनको लगने लगा कि अब यहाँ दम घुट रहा है, यहाँ पर देश हित और राष्ट्र हित की बात। बिल्कुल विकास जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं संक्षेप में। नितिन जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी 90% नेता है जिनके खिलाफ ये मोर्चा खोले रखते थे और जिनके खिलाफ तमाम केसों की बात करते थे, 90% उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में ये है ना समाते। वही उसी महाराष्ट्र की बात बताई जिसपे 70,000 करोड़ का आरोप लगाया, उसी को पूरा फाइनेंस दे दिया पूरे महाराष्ट्र का। तो ये इनकी कार्यशैली है, तो वो एक समय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने राजस्थान सरकार की वर्किंग की बात कही, बिल्कुल सबके सामने है। जिस तरीके से दुष्कर्म पीड़िता टंकी पे चढ़ना पड़ता है, 28 दिन तक उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती, लगातार हम दुष्कर्म की घटनाएं सुन रहे हैं। इन्होंने पेट्रोल डीजल जो सस्ता करने की बात कही थी कि हरियाणा और दिल्ली सस्ता होगा, उस पर कोई नाम नहीं है। किसानों की जमीनें जो कुर्क होने की बात करती थी, उनको लौटाने की बात करते थे, उस पर कोई इनका ध्यान नहीं है। लगातार जिन बातों के लिए ये बोला करते थे, आज सभी पे ये भाग चुके हैं। और इसी का कारण है कि राजस्थान की जनता ने नितिन जी को बात कंप्लीट कर दीजिए। नितिन जी को बात कंप्लीट कर दीजिए। नितिन जी 1 मिनट में बात कंप्लीट करें। जनता ने 25 दिन के अंदर अग्निवीर मंत्री बना दिया, इन्हीं की पोल खोल के रख दी। और अभी लोकसभा का इलेक्शन देखते जाइए आप, जिस तरीके से इनका हाल होगा। और यहां से जो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से कांग्रेस हरा के छोड़ेगी, क्योंकि अपने सभी वादों को भूल गए और केवल पर्ची के सहारे अपनी सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पर्ची का अब नोट कर लिया राजस्थान की जनता ने, और अब आने वाले चुनाव में देखिए। बिल्कुल विकास जी, फाइनल जवाब 1 मिनट में बात कंप्लीट करें। जो बात नितिन जी कहना चाह रहे हैं वो जनता देख रही है, जनता को इस बात का एहसास है कि कौन अग्निवीर है कौन नहीं है। यहाँ वीर ही नहीं है, आप अग्निवीर छोड़ो, इनकी स्थितियां ये कांग्रेस की। तो और कांग्रेस की जो कहना चाह रही है, आप देखें जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद से लगातार चाहे एंटी गैंगस्टर टीम का गठन, एसआईटी गठन किया माननीय दिनेश हेमन साहब के नेतृत्व में, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण के मामले में गठन किया। आप देखो जगह जगह और कार्रवाई किस तरह से हो रही है। 3-3 दिन के अंदर 8,000 9,000 अपराधी आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं और धरपकड़ चल रही है। उसमें जो अपराधी बनेगा जो शाम को छूट जा रहे हैं, कानून के हिसाब से शाम को ही वो छूट जा रहे हैं। अब जिन पे कानून आरोप है 151 में तो बचाना पड़ेगा, कानून की ब्यूरोक्रेसी है उसमें आप देखो पूरी तरीके से बेवकूफ बना रही है। वही रिपोर्ट थी अपराधी शाम को हार्डकोर अपराधी भी 100-150 के लगभग हार्डकोर अपराधी भी गिरफ्तार हो रहे हैं। बिल्कुल अपराधियों की बात मान ली। पेट्रोल डीजल को लेकर के नितिन जी ने जो कहा उसको क्या जवाब देंगे? जो बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथी और जो जनता महसूस कर रही है, जिस मुद्दे पे आप देखें, जब जो मुद्दा उठाया जनता ने और जब डिबेट में बोला है, पहले कहते थे एक डिबेट हुई थी, एक डिबेट में ये कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस पूरा गलत बोल रही है। कांग्रेस आधी बातें देखो। नितिन जी नितिन जी का एक बात बिल्कुल, इनके प्रवक्ता बोलते हैं ईआरसीपी में साहब 2000 एमसीएम से ज्यादा पानी नहीं मिलेगा मिलियन क्यूब मीटर। आप देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो मुद्दे बोलोगे सारस्वती जी, आप बिल्कुल मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। राज्यसभा के रण में राज्यसभा से रिलेटेड बातचीत का दौर लगातार जारी था और इसी दौरान बातचीत लोकसभा चुनाव तक पहुंची और दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सोमानी जी, भाजपा प्रवक्ता, और तो वहीं नितिन सारस्वत जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और राज्यसभा के रण में चर्चा की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।